हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़कर देखा जाएगा। ठीक है, ये जो आपका चैप्टर सेकंड है ना, इस सेकंड चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन को अच्छे तरीके से स्टडी किया जाएगा और देखा जाएगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। तो देखो, पहला जो चैप्टर था आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, इसको थोड़ा सा स्टॉप किए हैं। सेकेंड चैप्टर थोड़ा सा आपका स्टार्ट किया जाए क्योंकि थोड़ा सा इसमें से ज़्यादा आपका क्वेश्चन जो है पुटअप होता है। देखो बच्चों, इसमें से क्या क्या पढ़ना है। पहला जो आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना है, दूसरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना है, तीसरा आपको गैमेटोजेनेसिस पढ़ना है, चौथा आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल है, पांचवा क्या है आपका फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। जैसे फर्टिलाइजेशन हो जाता है वो आपका एम्ब्रियो जाके एंडोमेट्रियम की वाल में इम्प्लांट हो जाता है। इसके बाद जैसे इम्प्लांट होगा आपकी प्रेगनेंसी की जर्नी कंटिन्यू होगी। तो प्रेगनेंसी होगा और आपका क्या होगा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा, यानी कि एम्ब्रियो क्या करेगा आपका डेवलप करेगा। फिर आपका क्या होगा, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। फिर क्या होगा आपका, देखा जाएगा बच्चे का डिलीवर होगा और जब डिलीवर हो जाएगा तो माँ क्या करेगी, अपने स्तन से बच्चे को दूध पान पिलाएगी। देखो इसमें क्या है, इसमें कह रहा है कि एज यू अवेयर ह्यूमंस आर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड वीवी पैरस। जैसा कि हम जानते हैं कि जो ह्यूमन जो होता है वो हमारा सेक्सुअल रिप्रोड्यूशन एनिमल है, यानी कि क्या करता है उसके अंदर लैंगिक जनन होते हैं, नर और मादा लिंग जो होते हैं मिलते हैं तब जाके एक सुविकसित बच्चे का जन्म होता है। एंड कह रहा है वीवी पैरस, और कह रहा है कि जो मनुष्य है यानी कि जो ह्यूमंस है वो आपका क्या होता है, वीवी पैरस होता है। वीवी पैरस करने का मतलब अगर देखा जाए तो क्या करता है, ह्यूमन जो होता है डायरेक्ट बच्चे को पैदा करता है। तो जो डायरेक्ट बच्चे को पैदा करता है उसी को हम वीवी पैरस करते हैं, जरायुज प्राणी कहा जाता है। क्योंकि कुछ अगर आप फिशेस वगैरह में देख लो या आपके देखा जाए कुछ मैमल्स ऐसे होते हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं कि अंडे को देती हैं। जब अंडा निकलता है तो उस अंडा क्या होता है, हैच करके उसमें से चूजा जो होता है वह बाहर निकलता है। लेकिन कुछ अगर एनिमल में देखा जाएगा, जैसे कि आपका क्रोकोडाइल वगैरह है, तो क्रोकोडाइल में क्या होता है कि वो अंडा तो अंदर ही बनाती है, अपने अंदर बनाती है, लेकिन अंदर ही अंदर क्या होता है वो अंडा हैच कर जाता है और बेबी आपका बाहर निकलता है। ठीक है, तो वो आपका एक आपका वीवी पैरस होता है, ओवो पैरस होता है, वीवी पैरस होता है आपका। तीसरा जो होता है ओवो वीवी पैरस होता है जो आपका क्रोकोडाइल खाता है। फिर देखो कह रहा है द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमन इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ गेमेट्स। रिप्रोडक्टिव इवेंट्स में अगर कुछ घटनाएं देखा जाती है, ह्यूमंस क्या करता है, गेमीट को बनाता है। इस क्रिया को हम गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। एज एग्जांपल अगर देखा जाएगा तो स्पर्म इन मेल्स एंड ओवम इन फीमेल्स। तो स्पर्म में क्या, मेल में क्या होता है आपका स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और फीमेल में आपका क्या बनता है, ओवा बनता है। एंड ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक, और इसको क्या किया जाता है, स्पर्म को फीमेल के जेनाइटल ट्रैक में इंटर किया जाता है और ये प्रोसेस जो होता है वो आपका इंसेमिनेशन कहलाता है। एंड फ्यूजन ऑफ, और क्या होता है, और फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट फर्टिलाइजेशन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। और क्या होता है कि फीमेल के जब वेजाइनल ट्रैक के अंदर आपका जब स्पर्म जाता है तो स्पर्म और वोवा क्या होते हैं, आपस में मिलते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है आपका जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। देखो बच्चों, अगर देखा जाएगा तो ये हमारा क्या है, ये फीमेल का हमारा वजाइनल ट्रैक है, ये इसका दो होता है फेलोपियम ट्यूब, ये इसका होता है कर्विक्स, ये उसका होता है वजाइना, ये उसका वजाइनल ओपनिंग होता है। यहाँ पे उसकी क्या होती है फिम्बरी, यहाँ पे उसका होता है अंडाशय, सेम इधर भी आपका होगा। ठीक है, प्रत्येक क्या होता है हर महीने के 15वें दिन आपका क्या होता है एक अंडा बाहर निकलता है और ये अंडा क्या होती है फिम्बरी इसको कलेक्ट कर लिया, कहाँ चली जाती है आपकी फेलोपियन ट्यूब में। ये सारे बच्चे जानते होंगे, फेलोपियन ट्यूब में जाते हैं और जाने के बाद कितने घंटे तक इंतजार करती है, लगभग 44 आवर्स तक आप उसका वेट करती है। और क्या होता है यहाँ से बहुत सारे स्पर्म अंदर जाते हैं, जाने के बाद क्या होता है कि इस अंडे से वो फर्टिलाइज करेगा। एक चीज हमेशा याद रखना, जिस समय पर अगर अंडा जाए उसी समय पर अगर स्पर्म पहुंचे तो फर्टिलाइजेशन जो होती है वो निश्चित होती है, क्योंकि स्पर्म का अगर देखा जाएगा इसका जो जीवन काल होता है वो 72 घंटा तक रहता है। तो अगर देखा जाएगा ओव्यूलेशन के एक दिन पहले अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हो तो भी आपका स्पर्म पहुंच जाता है वेजाइनल ट्रैक में, या आपका ओव्यूलेशन के एक दिन बाद भी अगर स्पर्म आपका पहुंचता है तो भी फर्टिलाइजेशन करेगा। यानी कि ओव्यूलेशन के 2 दिन, एक दिन पहले और एक दिन बाद क्या हो सकता है, ये आपका एग को फर्टिलाइज कर सकता है। उसके बाद आपके एग को फर्टिलाइज नहीं करेगा, फिर कितना भी आप स्पर्म को पहुंचाते रहिए, पूरा मंथली पहुंचाते रहे, आपका फर्टिलाइजेशन होगा नहीं, यानी कि वो बेकार हो जाएगा आपका प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे कह रहा है आपका जो है आपका स्पर्म प्लस आपका क्या मिलेगा, ओवा। तो ये स्पर्म और जब ओवा मिलेंगे तो यहाँ पे क्या होगा आपका
फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, आपका यहाँ पे जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा, आपका जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। जैसे ही जाइगोट बनेगा, ये जाइगोट धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका एम्ब्रियो के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो बच्चों, जब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाता है ना, तो यहाँ पे एक हमारी पतली दीवार होती है, इस दीवार को कहा जाता है एंडोमेट्रियम की दीवार। तो यही की दीवार में क्या होता है कि हमारा फर्टिलाइज जो एग होता है यहाँ पर जाकर इम्प्लांट होता है, इस एंडोमेट्रियम की लाइन में इम्प्लांट होता है, इसीलिए इसको इम्प्लांट कहते हैं। क्योंकि जैसे ही एक बार यहाँ पे इम्प्लांट हो गया, महिला प्रेग्नेंट हो गई, अब वो क्या करेगी, अब इस बच्चे को, अब इस एम्ब्रियो को 9 माह तक अपने अंदर इसको कैरी करेगी। क्लियर है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, फिर देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, आगे देखिए। फिर कह रहा है कि इसमें बदल जाएगा, आपका जाइगोट में बदल जाएगा। फिर कह रहा है दिस इज फॉलोड बाय फॉर्मेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस, ठीक है। और ये फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिट्स एंड अटैचमेंट टू द यूट्रिन वॉल इम्प्लांटेशन। तो यहाँ पे जो फर्टिलाइज एग हुआ, इसको यहाँ से यहाँ तक बच्चों यूट्रस में सरकने में लगभग आपका देखा जाएगा 7 डे लग जाता है, यानी कि 7 दिन तक लग जाता है। यानी कि जब हमारा ये जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो अगर देखा जाएगा 8 कोशिका का मिलकर बना होता है तो उसे हम मोरुला कहते हैं। 8 से अगर 16 कोशिकाओं का मिल जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ब्लास्टुला कहते हैं। तो मोरुला अलग होता है, ब्लास्टुला अलग होता है। तो ये क्या होता है, 7 दिन के बाद धीरे धीरे यहीं पे क्या होती है, कोशिकाएं बढ़ने लगती है। जब 16 की कोशिकाओं में जब बन जाती है हमारा जाइगोट, 16 कोशिकाओं में बन जाता है, तभी ये जाकर यहाँ पे इम्प्लांट होगी और प्रेगनेंसी आपकी कंसीव होगी। 16वीं कोशिकाओं में याद रखना, 16 कोशिका को ही हम ब्लास्टुला कहेंगे, ठीक है। वही कह रहा है। और क्या होता है, यूटेरिन वॉल में क्या हो जाएगा, इम्प्लांट हो जाएगा। यानी कि जो हमारी ये दीवार है, इस दीवार में हमारा इम्प्लांट हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, अब क्या कह रहा है, एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, गेस्टेशन एंड डिलीवरी ऑफ द बेबी पार्चुरेशन। उसके बाद से क्या होता है कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, यानी कि अब यहाँ पे ये जो बच्चा था, ये बच्चा क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, ठीक है। और बढ़ने के बाद क्या होगा कि बच्चे का लास्ट में क्या हो जाएगा, डिलीवर हो जाएगा, यानी कि पार्चुरेशन होगा, बच्चा डिलीवर होकर बाहर निकलेगा। फिर देखिए कह रहा है कि यू हैव लर्न दैट दीज रिप्रोडक्टिव इवेंट्स अकर आफ्टर पॉवर्टी। जैसा कि आप जानते हो, जैसा कि हम सीखते भी हैं और ये चीज़ समझते भी हैं कि ये जो भी सारे रिप्रोडक्टिव इवेंट यानी कि जो घटनाएं हैं वो हमारी पॉवर्टी के बाद होती है। पॉवर्टी का मतलब होता है यौनावस्था। यौनावस्था उसे कहते हैं जब लड़का या लड़की 13 साल की अवस्था में एंटर करते हैं, तो उस अवस्था को ही हम यौनावस्था कहते हैं, उसे पॉवर्टी स्टेज हम कहते हैं। यौनावस्था में क्या होता है, चाहे नर हो चाहे मादा हो, उसके अंदर अगर देखा जाएगा तो बायोलॉजिकल रूप से उसके अंदर शारीरिक चेंजेस होने लगती है। जो बच्चा है वो हमारा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की है, क्योंकि उनके अंदर जो होता है 13 साल की अवस्था में जैसे वो इंटर करेगा, उसके बॉडी में अगर देखा जाएगा तेजी से हार्मोनल क्या होते हैं, हार्मोन से सिक्रीट होने लगते हैं। वो जो हार्मोन्स होता है वो हमारा ब्रेन जो होता है वो क्या करता है, तेजी से निकालने लगता है। हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस एक्टिव कर देगा आपके पिट्यूटरी को, और पिट्यूटरी तेजी से LH निकालेगा, FSH निकालेगा, और हमारी जो जनन ग्रंथि, अगर लड़का है तो टेस्टिस के अंदर जाएगा ब्लड के रास्ते से, अगर लड़की है तो उसके ओवरी में जाएगी, और जैसे ही जाएगी तो ओवरी को बड़ा करना स्टार्ट कर देगी, और लड़के के अगर टेस्टिस में जाएगा तो टेस्टिस क्या हो जाएगा, बड़ा होने लगे। इसलिए जब लड़का बड़ा होता है तो देखा होगा उसके शरीर की आकार आकृति क्या होती है, धीरे धीरे बदलने लगते, लड़का आपका जवान होने लगता है। तो जवान जो अवस्था है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, जिसे जवान कहते हैं कि जिसे जवानी कहते हैं, उसी को ही हम क्या कहते हैं, यौना अवस्था, उसी को ही हम पॉवर्टी स्टेज कहते हैं। नहीं कहते हैं कि लड़का बड़ा हो रहा है, जवान हो, यानी कि पॉवर्टी उसे क्या कर गई, हिट कर गई है, ठीक है। तो ये सब हमारी घटनाएं कब होती है, पॉवर्टी स्टेज के बाद। ना पॉवर्टी स्टेज के बाद जब लड़का लड़की अगर बड़े होते हैं तो बायोलॉजिकल रूप से वो मदर और फादर बनने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन मेंटली रूप से अगर देखा जाएगा तो बॉडी इस चीज़ को कंसीव करने के लिए हमारा तैयार नहीं होता है। फिर देखिए कह रहा है कि दीज आर रिमार्केबल डिफरेंस बिटवीन द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन द मेल एंड फीमेल। फॉर एग्जाम्पल स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यूस इवन इन ओल्ड मैन। यानी कि कह रहा है कि अगर ये चीज़ें घटनाएं अगर देखा जाएगा मेल और फीमेल में क्या होता है, तो मेल में जो स्पर्म का फॉर्मेशन है, देखो यहाँ पे कह रहा है स्पर्म का जो फॉर्मेशन है कंटिन्यू होती है इवन इन ओल्ड मैन, यानी कि जब तक आदमी बूढ़ा ना हो जाए, जब तक इंसान वो आदमी बूढ़ा ना हो जाए, तब तक वो स्पर्म को निकाला जा सकता है। यानी कि कहा जा सकता है कि वो आदमी, वो मैन 90 साल तक की अवस्था तक स्पर्म को निकाल सकते हैं। यानी कि कुछ तो मैन ऐसे होते हैं कि मरने के टाइम पर भी स्पर्म निकाल सकते हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि 90 साल तक की अवस्था तक मर्द जो है वो बाप बन सकता है। और ये कथन बिल्कुल सत्य है कि मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता। बूढ़ा इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि उसके अंदर देखो बच्चों 90 साल तक स्पर्म निकलेगा। तो जब तक स्पर्म निकलता रहेगा चांसेस ज़्यादा होती हैं कि वो बाप बन सकता है।
अभी कुछ ही समय पहले आपने एक न्यूज़ वगैरह में देखा होगा, एक मूसे वाला था ना, जिसके सब एक सिंगर था पंजाब का, जिसका अगर देखा जाए तो कुछ समय पहले उसकी डेथ हो गई, तो उसे शूट कर दिया गया था, ठीक है ना। तो क्या हुआ, तो उसके प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाएगा, उनके फादर और उनकी जो मदर हैं टेस्ट बेबी द्वारा क्या की हैं, एक बच्चे को जन्म दी है। तो यानी कि उनके पिताजी का अभी उम्र देखा जाए तो 65 साल है और माता भी शायद 62-63 के करीब में है। तो उन्होंने टेस्ट बेबी को अपनाया। देखो, तो महिला जो थी आपकी जो मदर है, वो मदर के अंदर अभी मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रहा था, तभी उसने अपने बच्चे को कंसीव किया। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता तो अपने बच्चे को कंसीव नहीं करती। क्लियर है। तो यानी कि अगर उनका उम्र देखा जाए तो 62 तो नहीं कह सकते हैं, 55-56 कह सकते हैं, क्योंकि 55-56 तक की अवस्था तक क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है और वो बच्चे को कंसीव कर सकते हैं। लेकिन मेल में क्या है, 90 साल तक स्पर्म निकल रहा है। तो मूसे वाले के पिताजी का अभी उम्र अगर देखा जाएगा तो 65 के करीब है। उनके अंदर स्पर्म निकल रहा होगा, तो वो क्या किया गया, नर और मादा के स्पर्म को और अंडाणु को फर्टिलाइज कराया गया है बायोलॉजिकल लैब में। उसके बाद से जब अब वो आपका फर्टिलाइज हो गया तो उस चीज़ को इम्प्लांट कर दिया गया है उनके माता के अंदर, और कुछ ही समय पहले वो माँ बनी है, ठीक है। तो ये एक कथन बिल्कुल सत्य है कि मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता, क्योंकि स्पर्म कंटिन्यू निकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस चीज़ को इंडिकेट किया गया इन ओल्ड मैन, ठीक है ना, बूढ़ा आदमी भी स्पर्म को निकाल सकता है। बट फॉर्मेशन आप अगर देखा जाएगा ओवम कीजेज इन ह्यूमन अराउंड द एज ऑफ 50 ईयर्स, यानी कि अगर फीमेल में अगर देखा जाएगा जो ओवम निकलता है वो कब तक निकलता है, 50 ईयर्स, यानी कि वही 50 से 55 साल तक की अवस्था तक ओवा निकलेगी और वही चांस होती है उसकी माँ बनने की। क्योंकि फीमेल में देखो बच्चों 13 साल से लेके यही 50 और 55 साल की अवस्था जो होती है वो हमारी फर्टिलिटी स्टेज होती है। कौन सी स्टेज होती है, वो हमारी फर्टिलिटी स्टेज होती है। इसी फर्टिलिटी स्टेज में हम माँ बनते हैं, इसके बाद हम माँ नहीं बन सकते हैं, ठीक है। फिर देखो क्या, लेट अस एग्जामिन द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन। आइए एग्जामिन करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपका कैसा होता है। तो देखो बच्चों, यहाँ से हमारा जो है मेन पोर्शन जो है स्टार्ट यहीं से होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इस चैप्टर में बच्चों टोटल हमारे 7 टॉपिक है। इन्हीं 7 टॉपिक को हम अच्छे से अगर हम लोग पढ़ लेते हैं तो हमारा अगर देखा जाएगा 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या हो जाता है, पुटअप हो जाता है। लेकिन अगर देखा जाएगा बच्चों नीट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पुटअप होता है। तो बच्चों इस किताब को 10 बार पढ़ो, 20 बार पढ़ो, जितना ही पढ़ोगे उतना ही चीज़ें आपकी कंठस्थ होगी, वो चीज़ आपकी उतनी ही क्लियर होगी, और वहीं से क्या होता है एनसीईआरटी से ही आपके नीट में क्वेश्चन आपके पुटअप किया जाता है। चाहे बच्चा देखो, चाहे आपके यूपी बोर्ड वाले बच्चे हो, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे हो, चाहे नीट वाले बच्चे हो, जब तक आप इस चैप्टर को अच्छे से तैयार नहीं करेंगे तब तक आपको नंबर मिलने वाला नहीं है, ठीक है। तो एनसीईआरटी ऐसी चीज़ है, हमें क्या होता है पूरा रटना पड़ता है एकदम। अब देखो बच्चे, फिर देखो यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ा जाएगा। देखो कह रहा है द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन। कह रहा है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो पेल्विक रीजन में स्थित होता है। पेल्विक रीजन का मतलब अगर देखा जाए तो बच्चों ये हमारा हो गए मदन लाल जी हो गए, मदन लाल की ये गर्दन हो गई, मदन लाल की ये कंधे हो गए, ठीक है। ये इनका क्या हो गया, एब्डोमिनल पार्ट हो गया, ठीक है। ये इनका क्या हो गया, एब्डोमिनल पार्ट हो गया। ये इनके क्या हो गए, टांगे हो गई, और ये इनका जो है ये वाला हिस्सा, इसी हिस्से को कहा जाता है पेल्विक रीजन, श्रोणी मेखला। इसी पेल्विक रीजन में क्या होती है, हमारा बाहर की तरफ जो होता है स्कॉटम लटका होता है, स्कॉटम लटका होता है, जिसे कहा जाता है वृषण कोश। क्या कहा जाता है, वृषण कोश। ये पाउच नुमा स्ट्रक्चर, इसी पाउच नुमा स्ट्रक्चर में आपके 2 क्या होते हैं, टेस्टीज होती है। क्या होती है, टेस्टी, जिसे कहा जाता है वृषण। क्या कहा जाता है, वृषण। तो हमारा जो मेल के अंदर जो इनका मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो आपके पेल्विक रीजन में होता है, श्रोणी मेखला में स्थित है, यानी कि 2 टांगों के बीच में वो होता है, छुपा होता है। तो देखो बच्चों, कभी कभी कुछ लोग चीज़ें होती है ना, पूछा जाता है कि गुप्तांग क्या होते हैं। तो गुप्तांग का मतलब जो अंग हमारा छिपा हुआ होता है उसे हम गुप्तांग कहते हैं। तो देखो 2 टांगों के बीच में हमारा ये अंग छिपा है ना, जिसे हम गुप्तांग कहेंगे, यही हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब देखिए कह रहा है कि इन इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ टेस्टीज। इसके अंदर अगर देखा जाएगा इस स्कॉटम के अंदर क्या होती है, टेस्टीज होती है। एक जोड़ा हमारा क्या होता है, टेस्टीज होता है। फिर देखो कह रहा है कि अलॉन्ग विद द एसेसरी डक्ट, इसके कुछ सहायक नलियाँ होती हैं, कुछ ग्रंथियाँ होती हैं, एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया का मतलब होता है जो बाहर से हमें स्पष्ट दिखाई देता है। तो बाहर से हमें क्या दिखाई देता है, बाहर से हमें इसका बाहरी पोर्शन दिखाई देता है। तो ये जो इसका हिस्सा दिखाई देता है, इसी से ही ना हम रिप्रेजेंट करते हैं कि ये आपका मेल है, ये आपका फीमेल है। तो बाहर से जो जैसा आपको दिखाई देता है उसी को ही हम एक्सटर्नल जेनिटेलिया कहेंगे। तो देखो बच्चों यहाँ पे
ये चीज़ आपका पूरा इंडिकेट कर रहा है। तो ये जो हिस्सा है यही क्या है, हमारा मेल का हिस्सा है, इसी को हम एक्सटर्नल जेनिटेलिया कहेंगे। देखिए फिर कह रहा है कि द टेस्टीज आर सिचुएटेड, कह रहा है कि द टेस्टीज आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन अ पाउच लाइक कॉल्ड स्कॉटम। हमारा जो टेस्टीज होता है वो कहाँ होता है, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है, वो भी एक पाउच नुमा स्ट्रक्चर में होता है, जिसे क्या कहते हैं हम, स्कॉटम कहते हैं। द स्कॉटम हेल्प्स इन मेंटेनिंग लो टेम्परेचर, यानी कि कह रही है हमारा जो स्कॉटम है ये हमारे टेम्परेचर को मेंटेन करता है, लो टेम्परेचर को, यानी कि मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ दिस 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि कहने का मतलब है बच्चों कि ये जो हमारा स्कॉटम है लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर नेसेसरी फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस। देखो इसका कहने का मतलब ये है कि ये हमारा जो बॉडी है, इस बॉडी का अगर टेम्परेचर अगर देखा जाए तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लेकिन ये जो बाहर एब्डोमिनल कैविटी के बाहर जो हमारा लटका है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, स्कॉटम कह रहे हैं, इस स्कॉटम में क्या है, हमारा टेस्टीज है। तो इसका जो तापमान होता है 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड जो होती है वो आपकी कम होती है। देखो बच्चों इसलिए कम होते हैं क्योंकि नेचर ने इसको एब्डोमिनल कैविटी से बाहर लटका है, इसीलिए ताकि इसके अंदर अच्छे मात्रा में क्या बन सकते हैं, स्पर्म बन सकते हैं। अगर बच्चों इस स्पर्म को अगर बॉडी का टेम्परेचर अगर 37 डिग्री सेंटीग्रेड दे दिया जाए तो सारे के सारे शुक्राणु आपके क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, और इंसान आने वाले समय में ये जो नर है वो आपका स्टेराइल हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, नपुंसक हो जाएगा, यानी कि वो आपका फादर जो है नहीं बन सकता है। समझ में आ रहा है। तो इसीलिए नेचर ने क्या किया, इसको एब्डोमिनल कैविटी से यानी कि उदर गुहा से बाहर लटकाया ताकि इसके अंदर टेम्परेचर मेंटेन रहे और अच्छी से अच्छी मात्रा में शुक्राणु बन सके। क्योंकि अगर बॉडी का टेम्परेचर दे दिया जाए तो सारे शुक्राणु क्या हो जाएंगे, मर जाए। तो देखो नेचर ने कितना सोच समझ के इस चीज को बाहर दिया ताकि क्या होने से सिर्फ स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि स्पर्म बनने की प्रक्रिया आपकी अच्छी हो। ठीक है। इन एडल्ट्स में अगर देखा जाएगा तो इस चीज़ का साइज जो होता है वो आपका अगर देखा जाएगा लेंथ में अगर ओवल इन शेप होता है, अंडाकार होता है विद लेंथ अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, एंड वाइड जो होती है इसकी 2 to 3 सेंटीमीटर होती है।